अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी से रिलेटेड कि एनर्जी क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली इज इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क that you are doing can be defined as as energy। ठीक है, आपके पास एनर्जी है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं। आपके पास केमिकल एनर्जी है तो आप फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके, आप पेट्रोलियम को बर्न करके गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो मूव हो सके। ठीक है, इसी तरह अगर एक बुलेट है, उसको आप जब फायर करते हैं तो गन पाउडर के अंदर केमिकल एनर्जी है। जब वो बर्न होता है तो वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एक्सप्लोजन के नतीजे में बुलेट को जो है काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक हो गया, तो दिस इज एनर्जी। सेकेंडली, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसको बनाया नहीं जा सकता, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक टाइप से दूसरी टाइप पर। ये वो चीज़ें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ी, वही चीज़ें हैं। और इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसका जो एसआई यूनिट है वो जॉल है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज थर्मल एनर्जी। हमें पता है कि हमारी पूरी जो अर्थ है, इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो जो बेसिकली मूवमेंट है उन टाइनी पार्टिकल्स की, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से, यानी कि अगर आपने हॉट कप ऑफ कॉफ़ी अगर पकड़ा हुआ है और आपके हाथ ठंडे हैं, तो वो थर्मल यानी वो हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी आपके हाथों के अंदर, आप गर्माई महसूस करेंगे। दैट इज थर्मल एनर्जी। सो बेसिकली द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के नतीजे में जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो वो दैट इज थर्मल एनर्जी। नंबर टू इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, या स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जब वो पास थ्रू होते हैं थ्रू अ कंडक्टर, तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू और इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीपल सोर्सेज से जनरेट की जा सकती हैं, जिनमें पावर प्लांट्स भी हैं, सोलर पैनल्स भी हैं, विंड टर्बाइंस भी हैं, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं उसके अंदर, यानी कि डैम से जो आप प्रोड्यूस करते हैं। और आजकल के पोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड इन मॉडर्न टाइम्स। मोस्टली अगर आप देखें, बैटरीज के अंदर जो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जिस भी चीज़ को आपने बिजली देनी होती है उसको बिजली देती है। एंड सिमिलरली लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म जब भी होता है तो वो जो एक नेचुरल डिस्चार्ज आप देखते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, नंबर थ्री पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मूवमेंट के अंदर होता है, ठीक है, चाहे वो फ्लोइंग वाटर हो, चाहे वो मूविंग कार हो, चाहे वो फॉलिंग रॉक हो, एक लगातार एक रेगुलर एक स्पीड के अंदर अगर गिरता हुआ आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग विच इज इन मोशन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो डिपेंड किस पर करती है कि उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्पीड में वो जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कहें यार इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, मिसाल के तौर पे बो एंड एरो को अगर आप लोग देख लें, अगर बो को हम लोग जब खींचते हैं पीछे की तरफ, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब यानी कि हम लोग उसको रिलीज करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल होगा हाई स्पीड में जाकर एक ऑब्जेक्ट को हिट करने का, तो हम लोग उसको कहेंगे पोटेंशियल। इसी तरह एक
आपको पता है लैंड स्लाइडिंग होती है तो बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, तो उन पत्थर के अंदर पोटेंशियल है कि वो स्पीड में नीचे आकर किसी भी चीज़ को क्रश कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे दे हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दे हैव अ पोटेंशियल टू कम डाउन विद हाई स्पीड एंड कॉज डैमेज। ठीक हो गया, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज। नंबर 5 पे वी हैव मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कोई भी चीज़ जो अपनी किसी पोजीशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रखती है उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी अगर इजी वर्ड्स में समझाऊं मैं आपको, तो इट इज़ बेसिकली अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, एक डैम बना हुआ है, डैम के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, तो वो पानी का इकट्ठा होना इज दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डैम ने एक पोटेंशियली तौर पर पानी को रोक के रखा हुआ है और उस पानी के अंदर एक पोटेंशियल है। अब जैसे ही वो पानी को रिलीज करते हैं तो वो पानी का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी जब टर्बाइंस को जाके हिट करती है तो वो मूव होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। होपफुली आपको क्लियर है। फिर केमिकल एनर्जी क्या होता है नंबर 6 पर? इन सिंपल वर्ड्स, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस रिएक्शन के नतीजे में जो एक एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग कह सकते हैं जी केमिकल एनर्जी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने एक फॉर्मूला नीचे डाला हुआ, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वो इन रिटर्न क्या देता है? हीट एंड लाइट। तो कोई भी ऐसी केमिकल कंपोजिशन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस तरह कोयला हो गया या गैस हो गई, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। उस केमिकल एनर्जी को हम लोग यूज़ करके किसी भी तरीके से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इन अदर टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे वो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठाएं, चाहे हम लोग उससे हीट हासिल करें या उससे साउंड हासिल करें, व्हाटसोएवर, इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। साउंड एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, एंड सो ऑन। रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो रेडिएशंस की वजह से जो आप जो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, गैम अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये जो है। एंड उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन से जो आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं। एंड साउंड एनर्जी, आवाज़ की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी सोर्सेज क्या क्या होती हैं। तो एनर्जी सोर्सेज यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 पे वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी एंड नंबर 2 वी हैव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड में वी हैव हाइब्रिड एनर्जीज एज वेल, यानी कि ऐसी एनर्जी जो बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के अंदर कंसिडर करती है, विच इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हाउएवर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक बहुत पोटेंशियल होता है आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देने का। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो कुछ आप नेचर के अंदर देख रहे हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन रखे, जो इनफाइनाइट हो, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रीन्यू यानी कि दोबारा आप हासिल कर सकें। ठीक है, बार बार हासिल कर सकें। इसके अंदर आपके पास सूरज की रोशनी है, सोलर एनर्जी है, यानी कि सूरज हर सुबह वो निकलता है। तो सूरज से जो भी आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो उसकी जो आप सनलाइट को हार्नेस कर रहे हैं, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इसी तरह तेज़ हवाएं चलती हैं, हवा से जो आप उसके जो एयर फ्लो से जो आप उसकी विंड से एनर्जी हासिल कर रहे हैं, विंड टर्बाइंस लगाकर, तो वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी। इसी तरह जो आपने डैम्स बनाए हुए हैं, आप वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू काइनेटिक एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगेन दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। एंड देन वी हैव जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि अर्थ की जो अपनी हीट है उसको जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउट ऑफ इट, तो इट इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल यानी कि आपने ड्रिलिंग की भी है ज़मीन के अंदर, आप
फिर एक पानी का प्रेशर ज़मीन की हीट से उसको स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्टीम जब आउटपुट के तौर पे बाहर रिलीज होती है तो वो टर्बाइंस को मूव करती है, और वो अल्टीमेटली यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस तरह आप अगर सोलर को देखें तो सोलर के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सूरज की रोशनी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड फाइनली अपना सनलाइट को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और अगर आपने साथ बैटरीज लगाई हुई है तो उस एक्सेस एनर्जी को आप एज ए केमिकल एनर्जी बैटरीज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, एंड फाइनली जो एक्सेस में मजीद आप प्रोड्यूस कर रही हो सेंडिंग इट बैक टू वापडा। ठीक हो गया, आप सेल भी कर रहे होते हैं। तो दिस इज सोलर एनर्जी, यानी कि आप किस तरीके से सूरज की रोशनी को हार्नेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास इस तरह विंड एनर्जी आता है। विंड एनर्जी में हमारे पास ऑन शोर फार्म्स आ जाते हैं एंड ऑफ शोर फार्म्स आ जाते हैं। ऑन शोर यानी कि लैंड के ऊपर जो आपने फार्म्स लगाए हुए हैं, यानी कि खुले मैदान जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं उधर आप विंड टर्बाइंस लगा देते हैं, और उस विंड टर्बाइन जब भी हवा की वजह से मूव होते हैं तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जब आप स्ट्रॉन्ग ओशन विंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हार्नेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो ऑफशोर इंस्टॉलेशंस कहलाती हैं। इसी तरह आजकल जो है छोटे छोटे लेवल पर भी टरबाइंस आ गए हैं, जिनके घर ऐसे इलाकों में जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है तो वो घरों के ऊपर भी 500-600 वाट के एक एक विंड टरबाइंस लगा सकते हैं, जो दिन रात दिन रात हवा को इस्तेमाल करके बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाता है। नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक वक्त पर आकर ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसे रिसोर्सेज जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन नहीं रहने देते, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू क्लाइमेट चेंज, जो एक्ट कर रही हैं एज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वो सब कुछ तकरीबन आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाता है, एंड दे आर फाइनाइट, यानी कि एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी, दे आर नॉट इनफाइनाइट। इसके अंदर आपको पता है फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल करके हम लोग जो तेल निकाल रहे हैं, और उस तेल के ज़रिए हम लोग जो कार्स को पावर कर रहे हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये सारा कुछ आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं नॉन रिन्यूएबल को और रिन्यूएबल को इस्तेमाल करने के। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे आए तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नॉन रिन्यूएबल का सबसे बड़ा नुकसान एक जो होता है वो ये कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू सेटअप। इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इनके कंपोनेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनको सेटअप करना भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, एंड मैनी ऑफ द टाइम दे आर नॉट एफिशिएंट। मिसाल के तौर पर अगर सोलर को आप देखें तो कभी बादल आए हुए हैं, कभी धुंध पड़ गई है, तो दे आर नॉट ऑलवेज अ गुड चॉइस टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि आप इसे 24/7 हार्नेस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप विंड टर्बाइंस के ऊपर आएंगे तो 24/7 हवा भी नहीं चलती, समटाइम्स स्लो हो जाती है, समटाइम्स तेज़ हो जाती है, और अगर बहुत तेज़ हो तो विंड टर्बाइंस टूट भी जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए इनकी जो एफिशिएंसी है, इनको सेटअप करने की डिफ़िकल्टी है, और इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन एडवांटेजेस इसके ये हैं कि एनर्जी अगर इनसे आपने जो हासिल करनी है इट विल बी इनफिनाइट। ठीक है, इनकी जो अपना एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पेक्ट्स हैं, जो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो बहुत लो है। ठीक है, और वाटर के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर, मेरीन लाइफ के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट है, बहुत कम है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं तो उनके एडवांटेजेस में अगर हम लोग देखें तो बड़े चीप हैं वो। ठीक है, दे आर चीप टू यूज़, इजी टू इंस्टॉल अप। ठीक है, इजी टू यूज़, जब आप सिर्फ आपने उसको बर्न करना है और उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, एंड कम आप बर्न करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस अगेन ये है कि CO2 एमिशन इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और फिर आपको पता है कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करती है।
इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ करती है। और टॉक्सिक गैसेस और उसके बाद इसका जो वेस्ट है वो भी जब आप रिलीज़ करते हैं तो वो पानी और मैरीन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएंगे, दे आर फाइनाइट। एंड फाइनली इसका डिसएडवांटेज ये है कि वक्त के साथ साथ ये इनकी प्राइसेस इन्फ्लेट करती रहेंगी, यानी कि ये महंगी से ज़्यादा महंगी होती रहेंगी। अब वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से हम लोग एनर्जी को एज अ फ्यूचर सोर्स देखते हैं, ठीक है। एक बैलेंसिंग एक्ट क्या होना चाहिए और फ्यूचर ऑफ एनर्जी हम लोगों को किस तरीके से नज़र आ रहा है और हम लोग किस तरीके से इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। नंबर वन, वी हैव रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि हम लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, हम लोगों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि वी नो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारी इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, हम लोगों को अपनी ग्रिड कैपेसिटी इंक्रीज करनी है फॉर क्लीन एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हम लोगों को ये करने की ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसी एडवांस बैटरीज की ज़रूरत है जो एनर्जी को स्टोर कर सके। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड होती है। स्पेशली अगर आप डैम्स की बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का सिर्फ एक ही जरिया है। जब हम लोग उसको डैम्स को रिलीज करते हैं पानी को, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास बैटरीज नहीं है जो थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सके। तो उसके ऊपर हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि हम लोग इन फ्यूचर ऐसी बैटरीज बनाएं जो एनर्जी को स्टोर भी कर सकें। अब हम लोग भी, जो आप घरों के अंदर भी जो सोलर एनर्जी आप लोगों ने लगाई हुई है, उसका इशू ये आ रहा है कि जिस कॉस्ट पर हुकूमत आपसे ख़रीद रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे कई गुना महंगी आपको वो सेल कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज़ को एक बैलेंस करने की ज़रूरत है और वो इसी तरीके से आ सकता है कि कोई मैकेनिज्म बनाया जाए एनर्जी को स्टोर करने का, ठीक है। फिर स्मार्ट ग्रिड्स को लेकर आने की इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। एंड फाइनली गवर्नमेंट को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी एडॉप्शन के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे लोगों को कि वो उस तरफ जाएं। और बहुत जगह इस तरह हो भी रहा है कि सोलर जो है अभी काफ़ी सस्ता हुआ हुआ है। एंड इन फ्यूचर भी इस तरह की जो चीज़ें होंगी, अगर विंड टर्बाइंस भी आते हैं घरों के रेजिडेंशियल इलाकों में लगाने के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि वो चीप कॉस्ट पर आम लोगों तक मुहैया करे ताकि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पैदा हो सके, ठीक है जी। तो दिस वॉज इट फॉर आज का आपका कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू, आज का आपका लेक्चर। आपको अगर कुछ भी इससे इल्म हासिल हुआ है, कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा है, तो आप ये दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, गरीबों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, ताकि हम लोग अपने सारे पाकिस्तानियों को एजुकेट कर सकें। सो थैंक यू, इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड होपफुली आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़।